विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के लिए हम हमारी एग्जाम्पलर बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पलर बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 कवर किया है, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, नेम इट। यहाँ पर आपके कौन से केमिकल फार्मूला आपका सही है। पहला है CaCl लिखा हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? Ca बाईवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 2, इसका जो इस पर जो चार्ज होता है ये +2 होता है इस पर चार्ज, और क्लोरीन पर चार्ज होता है 1 होता है। तो इस हिसाब से इसका फार्मूला होना चाहिए था CaCl2। तो यहाँ पर CaCl लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है NaSO4। तो हमारा Na सोडियम पर कितना चार्ज होता है? सोडियम पर चार्ज 1 होता है। आई होप जो हमारा एनसीईआरटी का चार्ज वाला जो टेबल था वो याद किया होगा आपने। तो सोडियम पर चार्ज 1 होता है और सल्फेट पर चार्ज 2 होता है। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए था Na2SO4, जबकि लिखा है NaSO4। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी में फिर से हमारा सोडियम पर चार्ज 1 होता है और सल्फ़र पर चार्ज होता है 2। तो Na2S होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास में BiPO4 है, तो बिस्मथ पर चार्ज होता है +3 और PO4 पर चार्ज होता है -3। तो इसके अकॉर्डिंग +3 और -3 हमारा है। तो 3 जब सेम चार्जेस होता है तो एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं, वो चार्ज को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया BiPO4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास में ये कंपाउंड्स हैं, इनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो ये है फर्स्ट हमारा कॉपर टू ब्रोमाइड। तो कॉपर टू ब्रोमाइड, कॉपर पर चार्ज आपका ये 2 है, तो कॉपर पर चार्ज 2 होता है और ब्रोमाइड पर चार्ज 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज क्या होगा? CuBr2। ये हमारा आंसर है। फिर है एल्युमिनियम नाइट्रेट। एल्युमिनियम पर चार्ज कितना होता है? 3 और नाइट्रेट पर चार्ज होता है 1। तो ये हो जाएगा AlNO3 फिर है कैल्शियम 2 फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम पर चार्ज 2 हो गया और फॉस्फेट पर चार्ज 1 होता है। तो ये बनेगा, फॉस्फेट पर चार्ज 3 होता है, तो ये बन जाएगा Ca3PO4 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर डी। ये है आयरन 3 सल्फाइड। तो आयरन पर चार्ज 3 होता है, सल्फाइड पर चार्ज 2 होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा Fe2S3। क्वेश्चन नंबर ई कहता है मरकरी 2 क्लोराइड। तो मरकरी पर चार्ज हमारा 2 होता है, क्लोराइड पर चार्ज 1 होता है। ये फॉर्मूला बनेगा MgCl2। क्वेश्चन नंबर एफ कहता है मैग्नीशियम 2 एसीटेट। तो मैग्नीशियम पर चार्ज हो गया 2 और एसीटेट पर चार्ज होता है 1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा MgCS3COO2। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो यहाँ पर कुछ आयंस दिए गए हैं, इन आयंस का यूज़ करके कितने कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर्स हैं। सबसे पहले कॉपर से कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो ये है कॉपर से कॉपर क्लोराइड बन सकता है। तो CuCl2, Cu कॉपर है और ये क्लोराइड पर चार्ज 1 है, ये है 2, तो बन गया CuCl2। ये फर्स्ट हो गया। फिर है कॉपर सल्फेट बन सकता है। कॉपर पर चार्ज 2 है और सल्फेट पर चार्ज कितना है? 2 है। तो ये
हमारा चार्ज हो, ये हमारा बनेगा फॉर्मूला क्या, CuSO4। फिर बन सकता है Cu पर चार्ज 2 है और ये है PO4 पर चार्ज है अब -3, तो ये हो जाएगा हमारा Cu3PO4 होल 2। तो यही बस इतने बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं सोडियम। सोडियम के साथ क्लोरीन को कंबाइन करेंगे तो NaCl, चार्ज 1 है इस पर भी और दोनों पर इस पर भी 1 है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा NaCl। फिर सोडियम को सल्फेट के साथ कंबाइन करते हैं तो सल्फेट पर चार्ज 2 है और सोडियम पर चार्ज 1 है, तो ये क्या बना, Na2SO4। फिर सोडियम को PO4 के साथ में कंबाइन करते हैं तो सोडियम पर चार्ज तो 1 है, PO4 पर चार्ज है 3, तो ये बन जाएगा Na3PO4। अब आते हैं आयरन के पास में। आयरन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे। आयरन पर चार्ज है +3 और क्लोरीन पर चार्ज है -1, तो ये बन जाएगा FeCl3। नेक्स्ट है आयरन पर चार्ज है +3 और SO4 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इस पर चार्ज है -2, तो ये बन गया Fe2SO4 होल 3। फिर Fe को PO4 के साथ कंबाइन कराएंगे तो Fe पर चार्ज है +3 और इस पर है -3, तो ये क्या हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा है, FePO4, ये है लास्ट हमारे पास में कंपाउंड। तो इतने पॉसिबल कंपाउंड्स थे जो हम यहाँ पर दिए हुए आयंस के साथ में हम बना सकते थे। तो इन आयन के कॉम्बिनेशंस के साथ हमने 9 कंपाउंड्स हमने प्रिपेयर किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राइट द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर किन के पास में कैटायंस हैं और एनायंस हैं वो आपको बताना है। पहला है CH3COONA। तो यहाँ पर एक हमारे पास में सोडियम है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास में आंसर लिखा है सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर चार्ज है तो आपको लिखना है, तो सोडियम पर चार्ज होता है पॉजिटिव। याद होगा आपको टेबल, नहीं है तो उस टेबल को आप ध्यान कर याद कर लेंगे ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है सोडियम और क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम पर भी चार्ज होता है और क्लोरीन पर भी चार्ज होता है। तो सोडियम पर चार्ज है प्लस, सोडियम पर चार्ज होता है प्लस और क्लोरीन पर चार्ज होता है माइनस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड। फिर है नाइट्रेट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर NH4NO3। तो NH4 पर चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है और NH4 पर चार्ज होता है प्लस, NO3 पर चार्ज होता है माइनस और NO4 पर चार्ज होता है प्लस। तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर अगर कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट है, चार्जेस जो प्रेजेंट है कंपाउंड में उनको लिखना था। तो किस पर क्या चार्ज है ये हमने देख लिया। एक बार और देख लेते हैं। CH3COO पर चार्ज हमारा माइनस होता है, सोडियम पर चार्ज प्लस होता है, इस पर कैटायन है। क्लोरीन एनायन होता है, चार्ज होता है -1। सोडियम कैटायन होता है, इस पर चार्ज होता है +1। फिर है क्वेश्चन नंबर डी, इसमें है NO3 पर ये हमारा एनायन होता है, चार्ज है -1 और NH4 ये होता है कैटायन, इस पर चार्ज होता है +1। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास में ऐसे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ए है कैल्शियम एंड फ्लोरीन। कैल्शियम और फ्लोरीन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में कौन सा कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा। कैल्शियम के लिए फॉर्मूला Ca होता है और फ्लोरीन का F होता है और Ca पर चार्ज कितना होता है +2, फ्लोरीन पर चार्ज होता है 1। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना CaF2। क्वेश्चन नंबर बी में है हाइड्रोजन और सल्फ़र। हाइड्रोजन और सल्फ़र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1 और सल्फ़र पर चार्ज होता है 2, तो ये हो जाएगा H2S, ये फार्मूला बना। फिर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या बनता है NH3, अमोनिया। तो N नाइट्रोजन पर चार्ज होता है 1 और नाइट्रोजन पर चार्ज होता है 3 और हाइड्रोजन पर चार्ज होता है 1, तो ये हमारा बन गया है NH3 फार्मूला। फिर है कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन को मिलाने से बना है CCl4। तो दोनों पर चार्ज हमारा क्या होता है, कार्बन पर चार्ज होता है
+4 और क्लोरीन पर चार्ज होता है 1, तो ये बन गया है CCl4। फिर है सोडियम एंड ऑक्सीजन, तो सोडियम पर चार्ज 1 होता है, ऑक्सीजन पर चार्ज 2 होता है, तो ये हो गया Na2O। नेक्स्ट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में 2 कंपाउंड बनेंगे, एक है CO और दूसरा है CO2। तो CO2 के केस में चार्ज हो गया CO2, ये हमारा बन गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, गिव देयर करेक्ट सिम्बल्स। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनका करेक्ट सिंबल लिखना है। कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए करेक्ट सिंबल होता है, ये कैपिटल C होगा और दूसरा वाला स्मॉल o होता है, पहला सिंबल हमेशा कैपिटल होता है, तो ये गलत है, हमारा C और स्मॉल o होना चाहिए। दूसरा है कार्बन, कार्बन में ये C स्मॉल लिखा हुआ है, जबकि कोई भी एलिमेंट जब हम लिखते हैं नेम लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं फर्स्ट में, तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर कैपिटल C होना चाहिए। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए होना चाहिए था, पहला तो कैपिटल है सही है, लेकिन सेकंड लेटर्स ने कैपिटल ही लिख दिया है, जबकि सेकंड लेटर हम स्मॉल में लिखते हैं। याद होगा फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स थे, उन्हीं में ये रूल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा, तो इन्होंने फर्स्ट लेटर भी कैपिटल रखा है और सेकंड लेटर भी कैपिटल रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर C भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर D कहता है हीलियम, तो कैपिटल है फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर स्मॉल है, तो ऑप्शन नंबर D तो करेक्ट है। फिर है सोडियम, सोडियम हमारा, सोडियम के लिए फॉर्मूला तो Na होता है, इसने SO लिखा है, ये भी इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D हीलियम He। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, गिव द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंप्लीट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ईच वन ऑफ देम, यू मे यूज़ अपेंडिक्स 3। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है अमोनिया, अमोनिया के लिए फॉर्मूला होता है NH3, तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन हमारे पास में 2 सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं। सोडियम का मास कितना होता है, नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या होता है मास, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है कितना 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये हो गया रेशियो बाय मास क्या कितना हो गया 14:3 के प्रपोर्शन में ये दोनों कंबाइंड हैं। फिर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या क्या चीज़ें हमारे पास में, एक है कार्बन, दूसरा आइटम है ऑक्सीजन, कार्बन का 3:4 हो गया ये हमारा। फिर है HCl हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो ये रेशियो में है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या है मास 1 है, क्लोरीन का होता है 35.5। फिर है एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3, तो यहाँ पर एल्युमिनियम है और फ्लोरीन है, तो ये हो जाएगा रेशियो 9:19। इसी तरह से मैग्नीशियम है और सल्फाइड है, तो ये हो गया Mg और S, मैग्नीशियम सल्फाइड, इनका रेशियो हो जाएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज़। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं कि इनमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे है यहाँ पर CO3, तो यहाँ पर कितने एटम्स है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो कितने टोटल एटम हो गए, 4 टोटल एटम हो गए, तो आंसर है 4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर B कहता है PO4, तो यहाँ पर अगेन कितने हैं, P1 है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, टोटल कितने हो गए 5, तो आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर C है P2O5, तो हमारा P है 2 और ऑक्सीजन है 5, टोटल कितने हो गए 7, तो आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर D है CO, तो यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए टोटल 1 and 1 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स की वजह से हमारा जो फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताना है, मास ऑफ वाटर बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में वाटर का मास कितना होता है, मास फाइंड करेंगे, तो मास कितना होता है
वाटर के लिए फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 + 16 18 हो गया। तो हमारे पास में वाटर का मास आ गया है 18। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। हमारे जो H2O में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास में 0 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के पास में 8 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो हाइड्रोजन के पास तो 0 न्यूट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन है। तो टोटल हमारा वाटर कंपाउंड में कितना न्यूट्रॉन हो गया, 8 न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसलिए हम मास ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। तो हमारा सबसे पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 दिया हुआ है, और मास ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है हमारे पास में, हमने फाइंड किया था 18। तो ये हो गया 8 / 18। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि निकालना क्या था हमें, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन हमारे पास में 8 है और मास ऑफ वाटर है 18। फ्रैक्शन फाइंड करना था इसलिए हमने इसे डिवाइड किया। जैसे ही 8 और 18 को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन कितना आएगा, 4/9। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो क्या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज करती है, तो अगर यस तो एग्जाम्पल के साथ में बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज़ करती ही है। जैसे कि हम वाटर को अगर हीट कर देंगे तो जितना अमाउंट ऑफ शुगर उसमें हम बिना हीट किए डिज़ोल्व कर रहे थे, उसको हीट करने पर उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर हम ऐड कर सकते थे। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। यस इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। द सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिज़ोल्व मोर शुगर इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। वही लिखा है ठंडे पानी में अगर आप 1 चम्मच शुगर घोल सकते थे, तो वहीं अगर पानी को आप गर्म कर दोगे तो उस केस में 1 चम्मच से ज़्यादा शुगर उसमें डिज़ोल्व होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। तो इन सब की इन शॉर्ट कहें तो इन सब की एटॉमिसिटी आपको बतानी है। एटॉमिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ़ एटम्स आपके जो भी एलिमेंट है या कंपाउंड है आपके पास में, कितने एटम्स उनमें प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो पहला है F2, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 लिखा है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 एटम। वह NO2, नेक्स्ट है NO2, यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम। तो आंसर हो गया 3 एटम। क्वेश्चन नंबर C है N2O। तो यहाँ पर N2 यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 1, टोटल कितने हो गए, 3 एटम। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 3 एटम। क्वेश्चन नंबर D है C2H6। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 6, टोटल हो गए 8। तो ऑप्शन नंबर D का आंसर हो गया 8 एटम्स। क्वेश्चन नंबर E पूछता है P4, कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। तो आंसर हो गए 4 एटम्स। क्वेश्चन नंबर F कहता है H2O2। तो हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 है, टोटल कितने हो गए, 4 एटम। तो क्वेश्चन नंबर F का आंसर हो गया 4 एटम। क्वेश्चन नंबर G कहता है P4O10। तो P के पास में 4 एटम है और O के पास में 10 एटम है, टोटल हो गए 14 एटम। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर G का 14 एटम। क्वेश्चन नंबर H कहता है O3। तो हमारे पास में कितने एटम है ऑक्सीजन के पास में, 3 एटम। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 एटम की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 3 एटम। क्वेश्चन नंबर H के बाद में क्वेश्चन नंबर I आता है, ये है HCl। तो हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल एटम इसमें हो गए 2 एटम। तो आंसर क्या हो जाएगा, I का 2 एटम्स। फिर हम J कहता है CH4। CH4 में हमारे पास में कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। टोटल आइटम कितने हो गए,
4 + 1 5 एटम हो गए। तो क्वेश्चन नंबर जे का आंसर हो गया 5 एटम। क्वेश्चन नंबर के कहता है He, तो हमारा हीलियम है तो ये एक ही एटम है, तो क्वेश्चन नंबर आई का आंसर हो गया 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर के का आंसर हो गया 1, तो 1 एटम। और ये जनरली नोबल गैस है, हीलियम नोबल गैस है जो कि मोनो एटमिक होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर के कहता है, के कर लिया हमने, उसके बाद में एल कहता है Ag सिर्फ एक ही एटम है, सिल्वर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 1 एटम, तो ये हो गया पॉली एटमिक एटम। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है You are provided with a fine white colored powder which is either sugar or salt. How would you identify it without testing? आपके पास में आपको वाइट कलर का पाउडर दिया है, वो शुगर भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है, तो आप उसको बिना टेस्ट किए हुए कैसे पहचानोगे? तो इसमें सिंपल है कि जैसे ही आप चीनी को गर्म करते हो तो क्या होता है, वो कैरेमलाइज हो जाता है, शुगर कैरेमलाइज हो जाता है, जबकि नमक जो है वो कैरेमलाइज नहीं होता है। दूसरा केस क्या है कि ये फर्स्ट केस से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि चीनी को आपने गर्म किया तो वो कैरेमलाइज हुआ और नमक को किया तो वो कैरेमलाइज नहीं हुआ। सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों पाउडर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे। जैसे ही पानी में हम डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो नमक वाला हमारा सॉल्यूशन होगा वो अपने आयंस पे ब्रेक हो जाएगा, सोडियम में और क्लोरीन में। सोडियम और क्लोरीन होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में जैसे ही टूटेगा तो उस केस में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने लगेगी। लेकिन अगर चीनी वाला सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाओगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा चीनी है, कौन सा नमक है। यहाँ पर लिखा है द पाउडर मे बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड चेक्ड फॉर इट्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ इट कंडक्ट्स इट इज़ सॉल्ट, यही लिखा है जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन ए मैग्नीशियम रिबन वेइंग 12 ग्राम, मोलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज़ 24 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मैग्नीशियम में। तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। अब मास हमारे पास में दिया हुआ है 12 ग्राम, मैग्नीशियम रिबन का मास है 12 ग्राम, आपने देख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 12 ग्राम। और हमारे पास में मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास होता है मैग्नीशियम का 24 ग्राम, जो आपके क्वेश्चन में भी दिया है 24 ग्राम पर मोल। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 0.5 मोल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप समझे होंगे। यदि कोई भी सवाल हो आपके मन में इन सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड तो आप DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली अ DU। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।